हेलो एवरीवन, वेलकम टू हॉरर स्टोरीज इन हिंदी। दोस्तों, जो मेरे इस चैनल पर नए हैं वो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और मेरा एक दूसरा चैनल भी है जिसमें भूत की कहानियाँ आपको इंग्लिश में सुनने को मिलेगी। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो आप सभी लोग उस चैनल को भी जाकर ज़रूर सब्सक्राइब करना। दोस्तों, हमारी आज की पहली कहानी एक ट्रक ड्राइवर की है। और ये ड्राइवर काफ़ी लंबे लंबे सफ़र को तय करते हैं सामानों को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने के लिए। तो आज की कहानी भी हमारी कुछ इसी तरह की है। और हमारी इस कहानी का मुख्य किरदार का नाम है अंकित झांगरा, जो कि पंजाब के रहने वाले हैं। एक मर्तबा की बात है कि वो ट्रक पर लंबे सफ़र पर थे। ट्रक में उनके साथ उनका हेल्पर भी था। उनके हेल्पर का नाम राजू था, जिसकी एक पत्नी भी थी। राजू एक नंबर का बेवड़ा था। हालांकि जब भी वो ट्रक में भी होता तो दारू पीकर ही बैठता। अंकित जी कभी शिकायत नहीं करते उसकी, क्योंकि अगर वो उसकी शिकायत कर देंगे तो उसे नौकरी से निकाल दिया जाएगा। और अंकित के सामने बार बार उसकी बीवी और उसकी बेटी का चेहरा आ जाता। इसीलिए वो ये सोचते कि जाने दो, पी कर भी बैठ रहा है तो क्या है, इसे पगार मिलेगी जिसकी वजह से इसका घर चलेगा। वो दिन भी वो ऐसे ही दारू के नशे में धुत होकर अंकित जी के बाजू में बैठा और नशे में इतना धुत था कि बैठते साथ सो गया। उस समय रात में ये लोगों का सफ़र था। अंकित जी बताते हैं कि उन्हें बराबर याद है, रात में 11 सवा 11 के करीब उन्होंने ट्रक को निकाला। ट्रक पूरी तरीके से लोडेड थी और उस ट्रक को 3 स्टेट्स भी पार करने थे। इसीलिए उन्हें ऐसा था कि जितना जल्दी हो सके सामान की डिलीवरी दे दूं और वापस अपने घर लौट आऊं, क्योंकि 2 दिन बाद ही अंकित जी के दोस्त की शादी थी। रात के समय जब वो ट्रक लेकर निकले तो उन्होंने तो ठान ही लिया था कहीं रुकना नहीं है। जितना जल्दी हो सके उतना ही जल्दी पहुंच जाना है और वापस भी आना है। गाड़ी चलाते चलाते रास्ते में तकरीबन 2 सवा 2 बजे अंकित जी को ऐसा लगा कि शायद ट्रक के टायर में हवा कम हो गई है, जिसकी वजह से अभी ट्रक बहुत जाम चल रहा था। और अगर ट्रक जाम चलेगा तो जाहिर सी बात है कि वो डीज़ल बहुत पिएगा, और डीज़ल ज़्यादा पिएगा तो मालिक को पड़बड़ेगा नहीं। इसीलिए उस तेज़ स्पीड को कम करते हुए अंकित जी ने साइड में ट्रक को रुका दिया। जब ट्रक रुकाकर वो नीचे उतरे तो उन्होंने देखा उनके आगे पीछे दूर दूर तक एक भी गाड़ी का नामो निशान नहीं था। रास्ता पूरा झाड़ियों से घिरा हुआ था। यहाँ तक वो हाईवे के ऊपर भी झाड़ थे, यानी जो झाड़ रोड के साइड में लगाए गए थे वो झाड़ की टहनियाँ रास्ते के ऊपर आकर रास्ते को भी ढाक दी थी। अंकित जी मन ही मन सोचे कि हमारे हिंदुस्तान में भी इतने प्यारे प्यारे रास्ते हैं, ये तो आज ही देखने को मिला। और मुस्कुराते हुए ट्रक के पीछे के टायरों के पास गए देखने के लिए। अभी बस वो ट्रक के टायरों को देख ही रहे थे कि अंदर से राजू की ज़ोरदार आवाज़ आई। राजू ने एक ऐसी चीख चिल्लाया जिससे अंकित जी ना तो घबराए बल्कि उनके रोटे भी खड़े हो गए। अंकित जी पीछे के टायर के पास से भागते हुए जब भी ट्रक के अंदर आकर देखे तो राजू का सर अपने धड़ से अलग हो चुका था। अंकित जी ये देखकर पहले तो बहुत घबराए और तुरंत ही नीचे आसपास टॉर्च की लाइट मारने लगे, शायद उन्हें कोई दिख जाए या मिल जाए। अंकित जी के मन में इतना गुस्सा भरा था कि शायद अगर उस वक्त उन्हें कोई मिल जाता तो वो उसको जान से मार दिए होते। लेकिन उन्हें कोई नहीं मिला। ट्रक के केबिन में भी पूरा खून खून हर जगह बिखरा हुआ था। अंकित जी के आंखों से आंसू भी बह रहे थे और मन में बदले की भी आंख जाग रही थी। शायद उस वक्त कोई जानवर भी होता तब भी वो अंकित जी के हाथ से नहीं बच पाता। अब वो ये कश्मकश में आ गए कि करूँ तो क्या करूँ। राजू को ऐसी हालत में ले जाना भी ठीक नहीं, और अगर
उसका अंतिम संस्कार वहीं कर दिया जाएगा तो बीवी बच्चों को क्या मुंह दिखाऊंगा। ये सोच ही रहे थे कि अचानक उनके बाजू से एक स्पीड में गाड़ी गुजरी। गाड़ी को गुजरता हुआ देख के अंकित जी ने जोर से आवाज लगाई। आवाज लगाते ही गाड़ी थोड़ी सी दूरी पर जाकर रुक गए। जब वो गाड़ी के पास अंकित जी पहुंचे और जाकर मुंह खोला ही था अपनी बात करने के लिए, तो पाया उस गाड़ी में कोई नहीं। अंकित जी एकदम घबरा से गए। उन्हें ऐसा लगा कि कमाल है, ना तो गाड़ी का दरवाज़ा खुला, ना गाड़ी से कोई उतरा, तो ये गाड़ी अपने आप कैसे चल रही थी। अब अंकित जी ये सोच ही रहे थे कि अचानक उस अंधेरी रात में किसी ने उनके कंधे पर हाथ रखा। अंकित जी एक झटके से पीछे मुड़कर देखे तो वहाँ पर एक आदमी खड़ा हुआ था। अंकित जी ने सबसे पहला सवाल उससे ये किया, ये गाड़ी आपकी है? उसने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ। अंकित जी ने कहा, यार तुम तो अंदर नहीं थे। उसने कहा, मैं अंदर ही था, लेकिन ज़्यादा अंधेरा होने की वजह से आपने मुझे देखे नहीं। मैं अभी अभी ही गाड़ी से बाहर निकला। अंकित जी उसकी बात पर मुंडी हिलाते हुए रोती हुई आवाज़ में कहने लगे, मेरा दोस्त, मेरा हेल्पर वो ट्रक का, आज मर गया, मुझे छोड़कर चला गया। कैसे मरा मैं ये बात नहीं जानता। अगर आप मेरी कुछ मदद कर सकते हो तो ज़रूर कर दो। उस आदमी ने कहा, मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकता हूँ? एकदम अजीब सी आवाज़ में कहा। अंकित जी ने कहा कि यहाँ पर कोई अस्पताल हो या फिर कोई कब्रिस्तान हो जहाँ पर मैं ले जाकर इसका अंतिम संस्कार कर सकूं। ये सुनकर वो आदमी ने कहा, कहाँ है तुम्हारा हेल्पर? मुझे भी ले चलो उसके पास। अंकित जी और वो गाड़ी का आदमी दोनों ही जन अपने ट्रक के पास वापस लौटे। जब वापस लौटकर अंकित जी ने देखा तो राजू अंदर गहरी नींद में सो रहा था। ये देखकर अंकित जी एकदम चौंक गए और वो आदमी को देखने लगे। जिस पर वो आदमी ने कहा, क्या भाई पी के आया है? मेरा भी टाइम बर्बाद कर दिया तूने। ये कहकर वो अपनी गाड़ी की तरफ मुड़ गया। अंकित जी राजू को देख ही रहे थे कि फिर अचानक उन्हें ख्याल आया कि जाते जाते उस आदमी का शुक्रिया तो अदा करना ही चाहिए कि उसने अपनी गाड़ी रोक दी। अंकित जी जैसे ही पीछे पलटे उसको शुक्रिया बोलने, तब देखा कि वो आदमी वहाँ पर था ही नहीं और ना कि वो गाड़ी थी। हालांकि ट्रक और गाड़ी के बीच में अच्छा खासा फासला था, लेकिन पता नहीं इतनी जल्दी वो आदमी गाड़ी लेके कैसे गायब हो गया या कहाँ चले गया। अंकित जी ने ट्रक के टायर जब देखे थे तो वाकई में उसमें से एक टायर में हवा बहुत कम थी। अंकित जी ने राजू को नींद से उठाया और बोला, चल आजा, मेरी मदद कर ताकि जल्दी जल्दी हम टायर बदल सके और अपनी मंजिल पर पहुंच सकें। ये सुनकर राजू नींद से उठा और नींद में ही बड़बड़ाने लगा, पाजी मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकता क्योंकि अब कुछ ही देर में मेरी गर्दन मेरे धड़ से अलग होने वाली है। ये सुनकर तो मानो अंकित जी के रोटे फिर से खड़े हो गए थे। अंकित जी एकदम घबराते हुए उसकी तरफ देखे। उसको बोले, क्या बात कर रहा है? तू नींद में तो नहीं है? चल नीचे उतर। और गुस्से में आकर जब उसे ये बोले तब वो भी एक झटके से नीचे उतरा और अंकित जी के पास जाकर खड़ा हो गया। हालांकि टायर बदलना आसान काम नहीं होता, लेकिन दोनों ने बहुत मेहनत और मुश्किल से टायर बदले। उसके बाद जब ट्रक में बैठने लगे तो उसने कहा कि अब मैं कुछ ही टाइम का मेहमान हूँ, यानी चंद लम्हे ही है मेरे पास जीने के लिए। और ये कहकर वो रोने लगा। अंकित जी ने उसको दिलासा दिया कि तू ऐसा क्यों बोलता है, मैं हूं ना तेरे साथ। लेकिन वो रो ही रहा था, उसका रोना मानो बंद ही नहीं हो रहा था। अभी ये दोनों बात ही कर रहे थे कि अंकित जी को लगा कि ट्रक के सामने कोई इंसान आकर खड़ा हो गया। उन्होंने ज़ोर का ब्रेक लगाया। हालांकि इससे पहले भी कई मर्तबा उन्होंने इमरजेंसी ब्रेक लगाए थे, लेकिन ऐसा कभी नहीं हुआ। ये ब्रेक लगाते ही सामने की कांच तोड़कर राजू ट्रक के अंदर से बाहर गिरा। और जब अंकित जी बाहर उसे उठाने के लिए गए तो देखा उसका सर सच में धड़ से अलग हो चुका था। जब वो कांच तोड़कर बाहर गिरा तो शायद किसी कांच के टुकड़े से
उसकी गर्दन कट गई। अंकित जी बताते हैं कि वो मंज़र मेरी ज़िंदगी का सबसे ज़्यादा डरावना मंज़र था। अंकित जी ने राजू का धड़ तो छोड़ दिए, लेकिन उसकी मुंडी को अपने हाथ में उठाकर देखा। अंकित जी बताते हैं कि उसकी मुंडी धड़ से अलग होने के बावजूद मुझसे कुछ कहना चाह रही थी, लेकिन कह नहीं पाई। उस वक्त तो अंकित जी डर के मारे इतना परेशान हो गए थे कि वो खुद ही बेहोश होकर वहीं गिर गए। और जब होश आया तो उन्होंने देखा उनके आसपास फिर से कोई नहीं था, बस राजू का कटा हुआ सर और उसका धड़ पड़ा हुआ था। पूरे रोड पर कांच के बुक्के तीतर बितर हुए थे। अंकित जी इंतज़ार करने लगे कि शायद कोई गाड़ी वाला आ जाए और उनकी मदद कर सके। अंकित जी बताते हैं कि वो रास्ता भी बिल्कुल सुनसान था। वहाँ आसपास दूर दूर तक गाड़ी नहीं थी। रोशनी का नामो निशान नहीं था। वो इंतज़ार में थे कि शायद मदद मिल जाएगी, और रो रो कर बुरा हाल बना लिया था अपना कि फिर से उन्होंने देखा एक गाड़ी तेज़ी से उनके सामने से गुज़र रही है। उन्होंने आवाज़ लगाया। आवाज़ सुनकर वो गाड़ी वाला थोड़ी दूरी पर जाकर रुक गया। अंकित जी भागते हुए उसके पास गए और जाकर पाया कि ये वही गाड़ी वाला था जो उन्हें अभी कुछ समय पहले दिखा था। अंकित जी ने फिर रोते हुए कहा कि इस बार सच में राजू का धड़ सर से अलग हो गया है। ये सुनकर वो गाड़ी वाला अपनी गाड़ी से बाहर उतरा और अंकित जी के साथ उनकी ट्रक के पास जाने लगा। जब जाकर उसने देखा तो राजू इस वक्त फिर से गहरी नींद में सोया हुआ था। उस गाड़ी वाले ने अंकित जी से गुस्से में कहा, अरे पाजी, तुमको मैंने बोला ना, तुम पी के गाड़ी चला रहे हो, या फिर तुम्हें शायद कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मेरी मानो तो गाड़ी साइड में लगा दो, 2 घंटा सो जाओ, और जब तुम्हारी उतर जाए तब गाड़ी लेकर आगे बढ़ जाना। ये सुनकर अंकित जी मन में सोच रहे थे कि ये मेरे साथ क्या हो रहा है, और जैसे ही फिर से वो पीछे पलटे उस गाड़ी वाले को देखने, कि गाड़ी वाला इस बार फिर से गायब हो गया था। अंकित जी जाकर अपनी ट्रक चालू किए और ट्रक में बैठते साथ उनके मन में एक ख्याल आया कि ऐसा कैसा हो सकता है। पहले जब वो गाड़ी वाला उन्हें दिखा था तब वो गाड़ी वाला तो उनसे आगे बढ़ गया था। उसके बाद तो उसे अंकित जी से आगे ही होना चाहिए था, लेकिन वो पीछे से कैसे आया, और जबकि अंकित जी तो रास्ते पर कितनी देर बेहोश पड़े थे। अंकित जी ने लेकिन ये सारी बातों को इग्नोर करते हुए फिर से वाहे गुरु का नाम लिया, अपनी ट्रक चालू करी और ट्रक को भगाते हुए आगे निकल गए। और एक बार फिर ट्रक हवाओं से बातें करना शुरू कर दी थी। अंकित जी अपनी ट्रक भगा ही रहे थे कि बाजू में वही गाड़ी वाला आकर उतनी ही स्पीड पे गाड़ी की कांच उतारा और अंकित जी की तरफ देखकर मुस्कुराया और मुस्कुरा के बोला, अब मैं तुम्हें नहीं मिलूंगा। ये कहकर वो एकदम से ऐसा गायब हुआ कि जैसा मानो चलती गाड़ी को किसी ने ऊपर हवा में उठा लिया हो, दिखा ही नहीं। अंकित जी सोच ही रहे थे, कमाल है, ये जाता मुझसे आगे है लेकिन बार बार पीछे से आ जाता है। ये सोचते सोचते वो गाड़ी चला ही रहे थे कि उन्होंने देखा सामने से एक ट्रक आ रही है और वो ट्रक इनकी ट्रक से टक्कर लेने वाली है। खुद की ट्रक को बचाने के लिए अंकित जी ने अपनी ट्रक को खाई में उतार दिया, और जब इन्हें होश आया तो ये हॉस्पिटल में थे। और जब राजू के बारे में पूछताछ की गई तो राजू का सर वाकई में धड़ से अलग हो चुका था, यानी अब वो मर चुका था। अंकित जी को होश तकरीबन 2 दिन बाद आया था। उस ट्रक के मालिक का भी बहुत ज़्यादा नुकसान हो चुका था। अंकित जी ने इसके बाद उस रास्ते के बारे में छानबीन की, लोगों से पूछताछ किया, तो उन्हें पता चला कि अंकित जी एक लौते ऐसे इंसान नहीं हैं जिनके साथ ये सारी घटना हुई। वहाँ से गुजरने वाली हर गाड़ी या हर ट्रक के साथ रात में ये सब होता ही है। कुछ लोग बच जाते हैं और कुछ लोग मारे जाते हैं। तो दोस्तों, ये थी आज की हमारी पहली कहानी। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोगों को पसंद आई होगी। अब बढ़ते हैं हमारे आज की अगली कहानी की तरफ। हमारी आज की अगली कहानी उमेश ने भेजी है।
जो कि यूपी का रहने वाला है। ये घटना आज से 2 महीना पहले घटी थी। दरअसल बात कुछ ऐसी थी कि उमेश का जो बड़ा भाई है वो मुंबई में रिक्शा चलाता था, और जब लॉकडाउन हुआ तब उसके भाई को समझ नहीं आया क्या करना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे लोग अपने अपने गांव या अपने अपने घर की तरफ जा रहे थे। इसीलिए जैसा कि आप लोगों ने भी सुना होगा कि काफ़ी रिक्शा ड्राइवर और टैक्सी ड्राइवर अपनी अपनी रिक्शा या फिर टैक्सी के साथ ही अपने गांव चले गए, क्योंकि इसके अलावा उनके पास कोई दूसरा रास्ता भी नहीं था। ऐसे ही उमेश के बड़े भाई ने भी सोचा कि क्यों ना मैं अपनी रिक्शा लेकर खुद ही निकल जाऊं। वो अकेला मुंबई से अपनी रिक्शा लेकर निकल गया। उमेश बताता है कि पूरा रास्ता जब तक दिन था तब तक बहुत अच्छे से कटा। शायद वो रास्ता राजस्थान का था। रात के समय एक जगह पर रिक्शा अचानक धीरे धीरे करके बंद होने लगी, और फिर एकदम से एक झटके के साथ बंद हो गई। उसका भाई रिक्शा से नीचे उतरकर आगे पीछे देखा, लेकिन लॉकडाउन की वजह से वैसे भी लोग रास्ते पर नहीं थे, और जिस रास्ते पर उसकी रिक्शा बंद हुई थी वहाँ तो आसपास इंसान तो क्या, गाड़ी तक नहीं थी। यहाँ तक जानवर भी नहीं दिखाई दे रहे थे। रास्ते के दोनों बाजू सिर्फ और सिर्फ घना जंगल दिख रहा था। और जहाँ तक उसे याद है तभी रात के 11 ही बज रहे होंगे। उसे भूख भी बहुत लगी थी, और लॉकडाउन की वजह से रास्ते में तो कोई होटल्स भी नहीं चालू थी। करता भी तो क्या। हाँ, निकलने के टाइम उसने अपने साथ कुछ स्नैक्स लिए हुए थे, वो भी उसने खाकर ख़त्म कर दिया था। अब वो आसपास ये देख रहा था कि कहीं से कोई मदद मिल जाए। तभी उसने देखा कि थोड़ी सी दूरी पर एक बड़ी सी बिल्डिंग है। वो बिल्डिंग 3 माले की थी। पहला माला और दूसरा माला ये शायद बंद था, क्योंकि दोनों ही फ्लोर पे लाइट नहीं जल रही थी। हाँ, लेकिन तीसरे फ्लोर पर एक लाइट जल रही थी। अब वो लाइट था या चिराग था, ये उसे समझ नहीं आया। उसका भाई दूर से खड़ा रहकर पहले तो ये सोचने लग गया कि कमाल है, इतने घने जंगल में या फिर यूं कहिए इतने सुनसान रास्ते पर एक बिल्डिंग, इनको अगर सामान लेना होगा तो ये कहाँ से सामान लेंगे। लेकिन अगले ही पल उसने अपने मन से ये ख्याल हटा दिया और सोचने लगा, मुझे क्या, मुझे बस मदद मिल जाए वही काफ़ी है। वो वहाँ तक धीमे धीमे अपनी रिक्शा को धक्का देते हुए ले गया। रिक्शा को फिर मेन रोड पर ही साइड में लगा दिया, और वो बिल्डिंग की तरफ थोड़ा सा रास्ते से नीचे उतरा, क्योंकि नीचे खाई जैसा रास्ता था, उसके बाद वो बिल्डिंग थी। हालांकि वो खाई ज़्यादा गहरी नहीं थी, मुश्किल से 1.5 से 2 फीट की होगी। धीरे धीरे नीचे उतर के वो उस बिल्डिंग के पास गया। जब बिल्डिंग के पास गया और उसने अपनी नज़र तीसरे माले पर दौड़ाई, तो उसने देखा कि खिड़की में पर्दे लगे हुए हैं, और पर्दे के पीछे से कोई छुप कर उसे देख रहा है। जहाँ तक उसे समझ आ रहा था वहाँ तक तो शायद वो कोई लड़की ही थी। उमेश के भाई ने बहुत गौर से देखने की कोशिश की, तो उसने देखा कि वो लड़की उसको इस नज़र से देख रही थी जैसा कि वो आंखों में ही कह रही थी, मुझे यहाँ से ले चलो, मैं बहुत बुरी तरीके से यहाँ पर फंस गई हूँ। उमेश पूरी बिल्डिंग को जब नज़दीक से देखा तो उसे समझ में आया कि ये तो कोई ऐसी बिल्डिंग है जो बनने के बाद यहाँ पर छोड़ दी गई हो, और उसके बाद उसमें कभी कोई रहने नहीं आया। हालांकि उमेश ये भी बताते हैं कि जो लोग मुंबई के होंगे उन्हें एक और बात पता होगी। जब ट्रेन से मुंबई से आप निकलते हो तो दहीसर की तरफ लेफ़्ट साइड में एक बहुत बड़ी बिल्डिंग आती है। वो बिल्डिंग को बनकर कम से कम 10 साल से ज़्यादा हो चुका है। उसमें कभी कोई रहने नहीं आया, और वो बिल्डिंग भी वैसी ही कुछ थी जैसा कि उमेश के बड़े भाई ने देखा था। यानी कि वो बिल्डिंग के भी आसपास दूसरी कोई बिल्डिंग नहीं है। ऐसा लगता है कि बीच जंगल में किसी ने इतनी बड़ी इमारत बना दी है। और उमेश ये बताते हैं कि जब उनके भाई उस बिल्डिंग के पास थे और वो औरत को देख रहे थे, तभी पता नहीं क्यों उन्हें अजीब सा डर लग रहा था।
लेकिन डर को बाजू में रखते हुए उन्होंने सोचा कि फ़िलहाल मदद का यही एक ज़रिया है। इसके अलावा दूसरी जगह से तो कहीं मदद नहीं मिल सकती। इसीलिए वो धीमे धीमे करके उस बिल्डिंग में चढ़ने लगे। हालांकि बिल्डिंग में गजब का सन्नाटा और बहुत अंधेरा था। कुछ भी दिख पाना बहुत मुश्किल था। लेकिन मोबाइल की टॉर्च लाइट जलाते हुए वो 3 माले तक पहुंच गए। और तीसरे माले पर पहुंचने के बाद जब उन्होंने अपनी नज़र चारों तरफ दौड़ाई तो वहाँ घर तो बने हुए थे, लेकिन एक भी घर का दरवाज़ा नहीं था। वो ये देखने लगे कि कौन से घर में लाइट जल रही थी। जाकर हर रूम में उनने तलाश किया, लेकिन वहाँ एक भी रूम ऐसा नहीं मिला जिसमें लाइट जल रही हो या फिर कोई इंसान हो। ये देखकर उनके रोंगटे खड़े हो गए डर के मारे और भागते हुए उस बिल्डिंग से बाहर आए। जब बाहर आ ही रहे थे तो उन्हें पीछे से कोई लड़की की आवाज़ आई। आवाज़ उन्हें ये कह रही थी कि मुझे भी यहाँ से ले चलो, मुझे बचा लो। ये सुनकर उमेश के बड़े भाई 1 मिनट के लिए रुक गए। उन्होंने फिर से अपनी नज़र पीछे दौड़ाई, लेकिन वहाँ पीछे कोई नहीं था। अब इस बार शायद उन्हें समझ आ गया कि मुझे अगर ज़िंदा रहना है तो इस बिल्डिंग से तो दूर जाना ही पड़ेगा। और जब वो उस बिल्डिंग से भागते हुए अपनी रिक्शा की तरफ आए, यानी कि रोड पर पहुंच चुके थे, तो उन्होंने देखा कि वो तीसरे माले की लाइट अब भी चालू थी और उसमें पर्दे भी लगे हुए थे। और वो लड़की, या फिर यूँ कहिए वो औरत, उनके भाई को वैसे ही देख रही थी जैसा कि पहले देख रही थी। ये देखकर तो मानो उमेश के बड़े भाई के पैर के नीचे से ज़मीन ही खिसक गई थी, क्योंकि अभी अभी तो वो देख कर आए थे, ऊपर कोई नहीं था। वो वहाँ से भागना चाहते थे, लेकिन चाह कर भी भाग नहीं सकते थे, क्योंकि रास्ता इतना लंबा था। आदमी अपनी जान बचाने के लिए भागता भी तो कहाँ। आसपास दूर दूर तक कोई बिल्डिंग, कोई घर या कोई मदद का जरिया नहीं, और रिक्शा को धक्का देकर भागना ये तो नामुमकिन बात थी। वो वहीं खड़े धीरे धीरे वहाँ से आगे भी बढ़े ही होंगे कि तभी उन्हें अचानक से एक आदमी दिखा। ताज्जुब की बात तो ये थी कि वो आदमी एकदम से सामने आ गया, जबकि उन्हें पहले से शायद दूर से देख लेना चाहिए था कि कोई आदमी आ रहा है। और वैसे तो जहाँ तक उन्हें याद है तो सामने दूर दूर तक कोई नहीं था। यानी ये सवाल ही नहीं उठता कि आसपास से या फिर दूर से कोई आदमी आ रहा हो और उन्हें दिखाई ना दे। लेकिन उमेश के भाई ने इस पे ध्यान न देते हुए मन ही मन ये सोचा कि डूबते को तिनके का सहारा, भले ही कैसे भी मदद मिल जाए, लेकिन मदद बहुत ज़रूरी है। उस आदमी ने कहा, क्या बात है, इतने सुनसान सड़क पर तुम रिक्शा धक्का देकर कहाँ जा रहे हो? जिस पर उमेश के भाई ने कहा, मैं यूपी के लिए निकला था, लेकिन रास्ते में रिक्शा ने साथ छोड़ दिया। वह आदमी ज़ोर ज़ोर से हंसने लगा और हंसते हुए कहा कि इतनी दूर तक अब क्या रिक्शा को धक्का देकर ही लेके जाऊंगे, क्योंकि मैकेनिक का मिलना तो नामुमकिन बात है। उमेश के भाई को भी लगा बात तो बिल्कुल ठीक है। जिस पर आगे बढ़ते हुए उस आदमी ने कहा, यहाँ पास ही में मेरा घर है, चलो आओ, तुम मेरे घर पर चलो, मैं मैकेनिक को बुलवा के तुम्हारी गाड़ी ठीक करवा देता हूँ। उमेश के भाई ने अगला सवाल ही ये पूछा, तुम मैकेनिक को कहाँ से बुलाओगे? यहाँ तो जहाँ तक मैं देख रहा हूँ आसपास कोई इंसान ही नहीं है, भला मैकेनिक कहाँ से मिलेगा? जिस पर उस आदमी ने कहा, हम लोग ऐसे लोगों का कांटेक्ट सेव करके रखते हैं, कभी हमें भी ज़रूरत पड़ जाती है। ये सुनकर उमेश के भाई ने रिक्शा वहीं छोड़ा और उस आदमी के साथ हो लिया। वो आदमी उमेश के भाई को उसी बिल्डिंग में ले गया जिस बिल्डिंग में अभी अभी उमेश का भाई जाकर आया था। उमेश के भाई ने कहा, यार कमाल है, मैं अभी इस बिल्डिंग में जाकर आया, लेकिन मुझे तो कोई नहीं दिखा। उस आदमी ने हंसते हुए कहा, हाँ, इस बिल्डिंग में मेरे और मेरी बीवी के अलावा कोई नहीं रहता है। उमेश के भाई ने अगला ही सवाल पूछा कि तुम्हारी बीवी और तुम तीसरी मंजिल पर रहते हो? जिस पर उसने मुस्कुराते हुए कहा, बिल्कुल ठीक कहा। अब इसके बाद उमेश के भाई ने एकदम चुप्पी भर ली और वो उसके साथ ऊपर तीसरी मंजिल तक पहुंच गया। जब वहां जाकर उसने देखा तो इस बार वाकई में एक औरत थी।
जो घर में दिया जलाकर रखी हुई थी, और उमेश का भाई उसे देखकर एकदम ताज्जुब में पड़ गया, क्योंकि कुछ समय पहले तो आकर देखा था वही घर में और वही रूम में, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। ना कोई दिया जल रहा था, ना कोई लाइट जल रही थी, और ना कोई औरत थी। उमेश का भाई उसको देखकर मुस्कुराया और उसके बाद वो जाकर बैठ गया। जिस पर उस आदमी ने कहा, तुम बैठो, मैकेनिक को मैं फ़ोन कर दिया हूँ, वो आकर तुम्हारी रिक्शा भी ठीक कर देगा, और जब तक तुम कुछ खा पी लो। ये कहकर वो और उसकी बीवी किचन में चले गए। उमेश का बड़ा भाई किचन से आती हुई बर्तनों की आवाज़ सुन रहा था, जिससे उसे ये समझ आ रहा था कि किचन में कुछ तो बन रहा है। वो इतना थका हुआ था कि पता ही नहीं चला कब उसकी आंख लग गई, और वो वहीं बैठे बैठे सो गया। जब उसकी आंख खुली तो उसने देखा कि उस रूम में वैसे ही घना अंधेरा था और एकदम गहरा सन्नाटा। आसपास कोई नहीं, बस मच्छर और झिंगुरों की आवाज़ उसके कान में साफ साफ सुनाई दे रही थी। वो एक झटके से उठा, अपने आस पास देखने लगा, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। उमेश का बड़ा भाई तुरंत ही खिड़की के बाहर देखा तो उसने पाया कि उसकी रिक्शा वहीं खड़ी है, और उस रिक्शा के पास वही आदमी और औरत खड़े हैं जो उसे उस रूम में मिले थे। ये देखकर वो तुरंत उठा और भागने की कोशिश करने लगा, लेकिन भाग ही नहीं पा रहा था। वो आदमी और वो औरत किचन से जब बाहर आए तो उन्होंने देखा कि उमेश का बड़ा भाई नींद में ही हाथ पैर चला रहा है। उसने उमेश के बड़े भाई को झंझोड़ते हुए उठाया और कहा, क्या कर रहे हो? तुम नींद में हाथ पैर क्यों मार रहे थे? जब उमेश के बड़े भाई की आंख खुली तो उसकी जान में जान आई, क्योंकि वो अब भी उसी घर में सोया था और जो कुछ भी उसने देखा वो सिर्फ एक सपना था। नींद से उठते साथ ही उमेश के भाई ने फिर से वही सवाल दोहराया। उसने कहा, समझ नहीं आ रहा है, तुम दोनों ही इस पूरी बिल्डिंग में अकेले कैसे रह लेते हो? या आसपास दूर दूर तक तो कोई दिखाई ही नहीं दे रहा है। जिस पर उस आदमी ने हंसते हुए कहा ना कि हम लोग सारे लोगों के कॉन्टैक्ट सेव करके रखते हैं, जब भी किसी की ज़रूरत होती है तो उसे यहाँ बुला लेते हैं। हाँ, एक दिक्कत ये होती है कि जो भी यहाँ आता है हमारी मदद के लिए, वो कुछ पैसे ज़्यादा लेकर जाता है। और रही बात भाजी तरकारी की, तो वो हम लोग जाकर 15-15 दिन का सामान एक ही साथ उठाकर ले आते हैं। उमेश के भाई ने उस घर की चारों तरफ देखा। उसे देखकर इतना अजीब लग रहा था, क्योंकि घर में दीवारों को कलर भी नहीं किया गया था, ना ही तो वाइट कलर का चूना भी था। यानी जिस तरीके से वो बिल्डिंग बनाई गई थी, बस वही दीवारें उस घर की थी, जैसा कि ईंट के ऊपर रेती सीमेंट मारकर छोड़ दिया जाता है। उमेश के भाई ने फिर से उस आदमी से कहा, अरे यार, कम से कम घर में कलर तो मार लिए होते, और तुम्हारी दीवार तो कच्ची, वो तो एक अलग बात है। तुम्हारी तो घर की ज़मीन भी कच्ची है, घर पर टाइल्स वगैरह कुछ लगा लेते। गरीब हम भी है, लेकिन इतना बुरा घर हमारा नहीं है। उमेश के भाई ने जब और ध्यान से उस घर को देखा तो पाया कि घर में जगह जगह पर दीमक लगी हुई है। बहुत सारी जगह पर मकड़ी के जाले लगे हुए हैं। वो ये देखकर मन में ही सोचा, यार मैं कैसी जगह आ गया, इससे अच्छा तो रास्ते पर ही सो जाता। लेकिन इतना गंदा घर और इतने गंदे लोग दिख रहे हैं कि पूछो मत। क्योंकि वो आदमी और वो औरत ने जो कपड़े पहने थे, उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि पिछले 20-25 दिन से इन्होंने कपड़ा ही नहीं बदला है। वो कपड़े में से बास भी आ रही थी, लेकिन मदद की ज़रूरत थी, इसीलिए वो कुछ नहीं बोल रहा था। अभी ये सब चल ही रहा था कि वो आदमी जो उमेश के भाई के साथ बैठा था, उसने अपनी बीवी को आवाज़ लगाते हुए कहा, लाओ खाना लेके आओ। और ये कहकर वो खुद भी उठकर किचन में चला गया। अंदर से उसकी बीवी बाहर आई, एक बड़ा सा पतीला हाथ में लिए। पतीले को देखकर ऐसा लग रहा था कि वो भी कम से कम 5-7 साल पुराना है, और बहुत गंदा पतीला था। वो पतीले के ऊपर ढक्कन ढका हुआ था। उस औरत ने वो पतीले को
उमेश के भाई के सामने रख दिया। जैसे ही उमेश के भाई ने उस पतीले पर से ढक्कन हटाया तो उसने देखा कि उस पतीली के अंदर वही आदमी का कटा हुआ सर है और उस पतीले में खून ही खून है। ये देखकर उमेश का भाई इतना घबरा गया कि मानो उसका बस चलता तो वहाँ से भागने के लिए शायद वो 3 माले से कूदी लगा देता। ये देखते ही वो जी जान लगा के वहाँ से भागा। बल्कि अगर उमेश के भाई की मानो तो जहाँ तक उसे याद है तो बताता है कि सीढ़ी उतरने के बजाय मैं डायरेक्ट जंप मार के सीढ़ियाँ उतर रहा था। भागते हुए वो मुश्किल से 1 मिनट के अंदर रोड पर आ गया और रिक्शा को वहीं छोड़कर वो भागना शुरू कर दिया। वो भाग ही रहा था कि उसे एक रिक्शा की आवाज़ आई जो ठीक उसके पीछे ही आ रही थी और शायद उस वक्त उमेश के भाई को ऐसा लगा कि ये मेरी ही रिक्शा है और इसमें वही आदमी बैठकर आ रहा है। उस रिक्शा में से एक आदमी आवाज़ भी दे रहा था, लेकिन उमेश का भाई इतना डर गया कि वो रुक ही नहीं रहा था। भागते भागते जब थक गया, मजबूर हो गया अपनी ज़िंदगी के आगे, तब वो एक जगह जाकर रुका और पीछे से वो रिक्शा वाला भी आकर रुका। उसने कहा, क्या बात है भाई, इतने सन्नाटे रास्ते में कहाँ भाग रहा है तो? ये देखकर उसने पीछे जब मुंडी घुमाई तो उसकी जान में जान आई, क्योंकि ये भी रिक्शा वाला मुंबई का ही था और ये भी मुंबई से यूपी अपने गांव रिक्शा लेकर ही जा रहा था। लेकिन उसके साथ रिक्शा में उसकी बीवी भी बैठी थी। दोनों को देखकर उमेश को 1 मिनट ऐसा लगा कि कहीं ये वही लोग तो नहीं जो उस घर में थे। लेकिन फिर जब दोनों की शक्ल उसने साफ साफ देखा तो समझ आया कि ये लोग सच में इंसान ही है। फिर उमेश ने सारी बात बताई, जिसके बाद वो रिक्शा वाले ने उमेश की रिक्शा को कम से कम 15 से 16 किलोमीटर तक टो किया और टो करने के बाद वहाँ पर आगे उन्हें एक छोटी सी झोपड़ी मिली जिसके बाहर बड़े बड़े टायर लटके हुए थे, जिसे देखकर समझ आ गया था कि ये कोई मैकेनिक वाला ही है। उस मैकेनिक से उमेश के भाई ने अपनी रिक्शा बनाई और फिर से यूपी के सफ़र के लिए निकल पड़ा। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की दूसरी कहानी। अब बढ़ते हैं हमारी आज की तीसरी कहानी की तरफ। हमारी आज की तीसरी कहानी राजेंद्र ने भेजी है। राजेंद्र बताते हैं कि वो बीएसटी बस के ड्राइवर है और ये घटना उनके साथ आज से 3 साल पहले घटी थी। दरअसल मुंबई में बोरीवली वेस्ट में शांति आश्रम के पास एक बस डिपो है। उसी डिपो पर उन्हें अपनी बस खड़ी करनी होती है अपनी नौकरी के टाइम के बाद। अगर राजेंद्र की मानो तो वो एरिया ही इतना डरावना और इतना मनहूस उन्हें लगता है जिसकी इंतहा नहीं। रात में एक मर्तबा 1:30 बजे अपनी बस को उस डिपो पर खड़ा करके वो वहाँ से अपने घर के लिए आ रहे थे। हालांकि राजेंद्र ये भी बताते हैं कि वहाँ पर रात में तो क्या, दिन में भी रिक्शा का मिलना बहुत ही मुश्किल होता है। वो एरिया में बहुत कम आदमी देखने को मिलते हैं। शायद ही मुंबई में ऐसा भी एरिया है जो एकदम गांव जैसा या फिर आधा गांव और आधा जंगल जैसा लगता है। जब वो रात में 1:30 बजे अपनी बस डिपो से बाहर निकले तो उन्हें हमेशा की तरह इस मर्तबा भी कोई रिक्शा नहीं मिली। इस बार उन्होंने सोचा कि क्यों ना थोड़ी देर इंतज़ार कर लिया जाए, क्योंकि वो बहुत थक चुके थे और इस बार पैदल चल कर जाने की हिम्मत उनमें बिल्कुल नहीं थी। राजेंद्र बताते हैं कि बस डिपो को लगकर ही एकदम घनी झाड़ियाँ हैं। वहाँ पर कोई बिल्डिंग या कोई घर नहीं है। राजेंद्र रिक्शा का इंतज़ार करने के लिए रोड पर खड़े थे, लेकिन उन्हें ऐसा महसूस हो रहा था कि वो किसी गांव के इतने सुनसान सड़क पर खड़े हैं कि वहाँ रिक्शा तो क्या, शायद बैलगाड़ी तक नहीं देखने को मिलेगी। ये बात मन में सोचकर वो मुस्कुराने लगे और जेब से सिगरेट निकालकर सिगरेट जलाया। सिगरेट पीते पीते वो झाड़ियों की तरफ देख रहे थे कि कमाल है, आज भी मुंबई में ऐसे कई इलाके हैं जिसको सरकार ने पूरी तरीके से डेवलप नहीं किया है। ये सोच ही रहे थे कि अचानक झाड़ियों में से
उन्हें ऐसा लगा कि कोई उनकी तरफ देख रहा है। जब उन्होंने फिर से नज़र अपनी वहाँ दौड़ाई तो गौर से देखने पर समझ आया कि वहाँ से कोई दो आंखें उनकी तरफ देख रही है। और ताज्जुब की बात उसमें ये थी कि दोनों आंखें एक दूसरे से बिल्कुल अलग थी। अगर कोई इंसान या कोई जानवर भी देखता तो दोनों आंखें एक जैसी होनी चाहिए थी। ये आंखें अलग अलग क्यों थी? मन ही मन मुस्कुराते हुए उन्होंने सोचा कि शायद आज थकान बहुत है, इसीलिए कोई भी चीज़ बराबर समझ में नहीं आ रही है। इसके बाद उन्होंने एक नज़र बस डिपो पर दौड़ाई तो वहाँ पर भी एकदम सन्नाटा था। कोई इंसान वहाँ पर नहीं था। एक बार फिर राजेंद्र ने अपनी नज़र वहीं दौड़ाई जहाँ पर उन्हें दो आंखें नज़र आई थीं। इस मर्तबा जब उन्होंने अपनी नज़र दौड़ाई तो उन्होंने देखा कि साफ साफ वही दोनों अलग अलग आंखें उन्हीं को घूर रही थीं। और शायद इस मर्तबा उनका वो वहम नहीं था। इसके बाद उन्हें किसी ने एक अजीब सी आवाज़ देकर बुलाया। आवाज़ कोई ऐसी थी जैसा कि हम किसी को एकदम साइलेंटली बुलाते हैं। यही नहीं बल्कि वो दोनों अलग दिखने वाली आंखें उस झाड़ियों से थोड़ा सा बाहर आई और उन दोनों आंखों के नीचे एक बड़ा सा शरीर भी था जो शायद किसी इंसान का ही होगा। अब वो उन्हें हाथ का इशारा करके अपनी तरफ बुला रहा था। ये देखकर वो मन ही मन हनुमान चालीसा पढ़ने लगे। उन्होंने देखा कि वो भूत जैसा दिखने वाला इंसान उनकी तरफ धीमे धीमे आगे बढ़ रहा है। उसकी शक्ल पर एक शैतानी हंसी है और उन्हें अब वो दोनों हाथ अपनी तरफ करके बुला रहा था। राजेंद्र जी धीरे धीरे पीछे हट रहे थे। जैसा जैसा वो और नज़दीक आ रहा था वैसा वैसा ये रोड की तरफ भागने की तैयारी कर ही रहे थे कि अचानक पीछे से पुलिस की एक गाड़ी आकर रुकी। वो गाड़ी पेट्रोलिंग पर थी। राजेंद्र जी को देख के पुलिस वाले ने चिल्लाया, अरे गाड़ी के सामने आकर मरोगे क्या? क्या बात है, भाग क्यों रहे हो और किससे भाग रहे हो? क्योंकि पुलिस को भी पता है कि वो एरिया इतना सुनसान है, वहाँ अक्सर मौत या आत्महत्या जैसे केस हमेशा सुनने को मिलते हैं। और वो पुलिस की गाड़ी से तुरंत ही दो हवलदार बाहर निकले और बाहर निकलकर उन्होंने राजेंद्र को पूछा, क्या बात है, तू इतना डरा हुआ क्यों लग रहा है? तेरे पीछे गुंडे पड़े हैं? राजेंद्र ने उनकी तरफ देखकर हाथ का इशारा किया झाड़ियों की तरफ। उन्होंने टॉर्च मारा झाड़ियों में तो वहाँ कोई नहीं था। राजेंद्र ने बोला कि मैंने अपनी आंखों से वहाँ पर किसी को देखा हूँ। कोई भूत जैसा दिखने वाला इंसान था वो। ये सुनकर सभी पुलिस वाले ज़ोर ज़ोर से हंसने लगे। हालांकि सच्चाई तो ये थी कि शायद उन्हें भी पता था कि वहाँ पर भूतों का साया है। इसके बाद गाड़ी से निकलकर एक पुलिस वाले ने राजेंद्र के कंधे पर हाथ रखा और कहा, चल गाड़ी में, तुझे तेरे घर तक छोड़ देते हैं या फिर हाईवे तक छोड़ देते हैं। जहाँ से तुझे रिक्शा मिल जाएगी तो वहाँ से चले जाना। फिर राजेंद्र जी पुलिस वालों के साथ हाईवे तक पहुँचे। वहाँ पुलिस वालों ने उन्हें छोड़ दिया। उसके बाद राजेंद्र जी ने एक रिक्शा को पकड़ा और अपने घर चले गए। उसके बाद 2-3 दिन तक उन्होंने छुट्टी ले ली क्योंकि उनकी तबीयत इतनी ख़राब रहने लगी, सर एकदम भारी भारी रहने लगा। बस किसी काम में मन ही नहीं लगता था। ऐसा लगता था कि सिर्फ पूरा दिन बिस्तर पर लेटे रहो। राजेंद्र की बीवी को शायद समझ आ गया था कि राजेंद्र अब दवाई से ठीक नहीं होगा। इसीलिए वो पास के ही मंदिर चले गई और वहाँ जाकर पंडित जी को सारी बात बता दी। पंडित जी भी तुरंत ही समझ गए। वो राजेंद्र के पास आए और राजेंद्र को गंगा जल दिया और भी कुछ दूसरा सामान दिया और राजेंद्र की बीवी से कहा कि रोज़ाना ये सारी चीज़ का उपयोग करना ज़रूरी है, तभी ही जाके राजेंद्र ठीक होगा। हालांकि राजेंद्र ने छुट्टी तो 2-3 दिन की ली थी, लेकिन उसकी तबीयत एक हफ्ते तक ख़राब रही। इसीलिए एक हफ्ते तक वो काम पे नहीं जा सका। एक हफ्ते बाद जब उसे अच्छा लगने लगा
तब वो फिर से अपनी ड्यूटी ज्वाइन कर लिया। अब राजेंद्र ऐसा भी बताते हैं कि उसके बाद शायद वहाँ के लोगों को भूत प्रेत और ये सारी चीज़ों का महसूस होने लगा। इसीलिए वहीं के लोगों ने मिलकर कुछ 8 से 10 वॉचमैन वो 2.5 किलोमीटर के रेडियस पे नौकरी पर लगा दिए। और उसके बाद वो वॉचमैन अब रात हो या दिन हमेशा चलते वहाँ पे दिखाई देते हैं। उसके बाद भी हालांकि राजेंद्र की वहाँ पर ड्यूटी 1.5 साल तक रही, लेकिन फिर उसे डर नहीं लगता था। और शायद एक वजह उसमें से ये भी थी कि राजेंद्र ने वो वॉचमैनों को भी कह दिया था कि मुझे रात में 1:30 से 2 बजे के बीच यहाँ ज़रूर मिला करो, क्योंकि मुझे अकेले बहुत डर लगता है। भले ही वो वॉचमैन राजेंद्र को डरपोक समझते हो, लेकिन डरपोक बनना ज़्यादा अच्छा है बजाय इसके कि अपनी जान चली जाए। और उसके बाद राजेंद्र की वहाँ से पोस्टिंग भी चेंज हो गई। अब राजेंद्र बहुत सुकून की ज़िंदगी गुजारता है। राजेंद्र की मानो तो आज भी कभी अगर बस को उस रास्ते से ले जाना होता है तो उसके हाथ पैर दिन में भी कांपने लग जाते हैं। जो हादसा उसके साथ हुआ वो नहीं चाहता है कि और किसी के साथ हो। और बल्कि इसी के साथ साथ उसी बस डिपो के अंदर एक छोटी सी मंदिर भी राजेंद्र ने अपने ज़ाती पैसों से बनवा दिया, ताकि भूत प्रेत उस बस डिपो से कोसों दूर रहे। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की तीसरी और आखिरी कहानी। उम्मीद करता हूँ ये तीनों कहानियाँ आप लोगों को अच्छी लगेगी, और अगर अच्छी लगेगी तो नीचे कमेंट करके ज़रूर बताना। और दोस्तों, अपने दूसरे दोस्तों के भी साथ इस कहानियों को ज़रूर शेयर करना। तो मिलते हैं अब हमारी अगली वीडियो में।